हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। देखिए देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर एंड उनके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए ये टोटल 7 आईटीआर फॉर्म डिफाइन कर रखे हैं। तो हम आज एक एक करके इन सभी फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईटीआर 1, जिसे आईटीआर 1 सहज का नाम दिया गया है। सहज इसलिए क्योंकि इस फॉर्म को बहुत ही सिंपल रखा गया। कैसे, आइए देखते हैं। इस फॉर्म को एक रेसिडेंट इंडिविजुअल सिर्फ यूज कर सकता है जिसके इनकम का सोर्स सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी उसके पास केवल एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और उस हाउस प्रॉपर्टी से भी उसे इनकम आनी चाहिए, ना कि लॉस। ना उस ईयर में या फिर ना उससे पिछले ईयरों में, यानी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। प्लस अगर उसे किसी अदर सोर्सेज से इनकम है तो उस इनकम में विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेसेस नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन तीनों सोर्सेज से आपकी इनकम मिला के 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप ITR 1 यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब है टैक्सेबल इनकम, यानी जीटीआई में से आपकी सारी डिडक्शन घटाने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम आती है उसे हम टोटल इनकम कहते हैं। तो आईटीआर 1 में टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम से है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप आईटीआर 1 नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आती है और वो इनकम 5,000 से ज़्यादा है पूरे साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर के लिए आप रिटर्न भर रहे हैं, तो भी आप आईटीआर 1 नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में जिस ईयर के लिए आप रिटर्न भर रहे हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखा था तो भी आप आईटीआर 1 नहीं यूज़ करेंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम आईटीआर 2 को। आईटीआर 2 एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट तीनों ही यूज कर सकते हैं जिसके इनकम का सोर्स सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो। हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर एक से ज़्यादा हो तो भी चलेगी। प्लस अगर उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में हाउस प्रॉपर्टी से लॉस, तो भी वो आईटीआर 2 में फॉल कर जाएगा। अगर उस व्यक्ति के पास कोई कैपिटल गेन या कोई कैपिटल लॉस है किसी प्रॉपर्टी के सेल पे, तो भी वो आईटीआर 2 यूज कर सकता है। अगर व्यक्ति के इनकम का सोर्स अदर सोर्स है, यानी इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस एंड लीगल मीन्स ऑफ गैम्बलिंग, तो भी वो आईटीआर 2 यूज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसने इंडिया के बाहर कोई असेट हेल्ड कर रखी हो या प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी हो, प्लस उसकी साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर है, तो भी वो आईटीआर 2 यूज कर सकता है। और किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो भी वो आईटीआर 2 यूज कर सकता है। यानी सिंपली आईटीआर 1 में जितने भी एक्सेप्शंस थे उनमें से कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के आईटीआर 2 में उन सभी एक्सेप्शंस को कवर कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति आईटीआर 2 नहीं यूज कर सकता है। वो टैक्स पेयर जिसके इनकम का सोर्स या फिर बिजनेस हो या फिर प्रोफेशन हो, वो आईटीआर 2 यूज नहीं करेगा। देखिए आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कवर किया गया विद सम एक्सेप्शन। सिमिलरली आईटीआर 2 में आपके इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विदाउट एनी एक्सेप्शन को कवर किया गया। लेकिन इन दोनों आईटीआर में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को कवर नहीं किया गया है। और आईटीआर 2 वो व्यक्ति नहीं भरेगा जो कि आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल। ऑब्वियसली जो आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल है वो आईटीआर 2 में नहीं आएगा। अब आते हैं आईटीआर 3 के लिए। आईटीआर 3 एक इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसके इनकम का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन है वो यूज कर सकता है।
अगर कोई डायरेक्टर है तो वो ITR 3 यूज़ करेगा। कोई व्यक्ति जिसने पूरे साल, जिस साल के लिए हम रिटर्न भर रहे हैं, उसमें कभी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखा था तो भी वो ITR 3 यूज़ करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सैलरी है और अदर सोर्स से इनकम है तो भी ITR 3 यूज़ कर सकता है। ये सैलरी से इनकम और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम यहाँ पे इसलिए है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने जॉब किया, यानी सैलरी पे 6 महीने काम कर रहा था और 6 महीने उसने अपने बिजनेस में काम किया, तो वहाँ पे उसके पास 6 महीने बिजनेस की इनकम आएगी, 6 महीने सैलरी की इनकम आएगी। तो इस केस में वो ITR 1 ना ITR 1 यूज़ कर सकता है, ना ITR 2 यूज़ कर सकता है, तो वो ITR 3 यूज़ करेगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी फॉर्म में पार्टनर है तो वो भी ITR 3 यूज़ कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ITR 4 की। ITR 4 सुगम, सुगम इसलिए क्योंकि इसे भी बहुत ही सिंपल रखा गया है। ITR 4 एक इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, प्लस ये तीनों इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फॉर्म रेसिडेंट है एंड इनके इनकम का सोर्स या तो बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है, फिर ये ITR 4 यूज कर सकते हैं। ITR 4 मेनली प्रिजम्पटिव इनकम के लिए बनाया गया है। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब होता है आपको एक सर्टेन परसेंटेज अपने टर्नओवर का प्रॉफिट शो करना ही करना होता है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में। प्रिजम्पटिव इनकम इन 3 सेक्शनों में शो किया जाता है। सेक्शन 44AD जो कि बिजनेसमैन के लिए है, 44AD ये जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है, 44AE जो कि आपके ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है और फिर उस केस में आप ITR 4 नहीं यूज़ करेंगे, आप ITR 3 यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं ITR 4 कब यूज़ नहीं होगा। ITR 4 सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए यानी RNOR एंड नॉन रेसिडेंट ITR 4 को यूज़ नहीं करेंगे। ITR 4 अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ही आप यूज़ करेंगे, यानी 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, फिर आप ITR 4 नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ITR 4 यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या फिर कैरिड फॉरवर्ड लॉस है तो भी आप ITR 4 नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपने फॉरेन में कोई असेट हेल्ड कर रखा है या फिर आपके पास कोई फॉरेन इनकम आती है तो भी आप ITR 4 के लिए लायबल नहीं है। आपने अगर इंडिया के बाहर साइनिंग अथॉरिटी ले रखी है तो भी आप ITR 4 नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप ITR 4 नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी कंपनी में जिस फाइनेंशियल के लिए आप रिटर्न भर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो भी आप ITR 4 यूज़ नहीं करेंगे। यानी अब आते हैं ITR 5 पे। ITR 5 बहुत ही सिंपल है। ITR 5 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीज्ड, स्टेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बिजनेस ट्रस्ट। सिंपल, ये 7 असेसी इस ITR फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ITR 6 की। देखिए ITR 6 कंपनीज के लिए है। कंपनीज चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बशर्ते कि वो सेक्शन 11 में एग्जम्पशन न क्लेम करती हो। सेक्शन 11 में वो सभी कंपनियां जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए फॉर्म की जाती हैं वो सेक्शन 11 में अपना प्रॉफिट एग्जम्प्ट करा लेती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनियां नहीं हैं तो आप ITR 6 यूज़ करेंगे। एज सिंपल हम बात करें तो जितने भी आपके पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज होती है वो ITR 6 यूज़ करती हैं, बस बशर्ते कि वो सेक्शन 11 में एग्जम्पशन ना क्लेम करती हो। अब आते हैं ITR 7 पे। देखिए ITR 7 बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति इन 6 सेक्शनों में फॉल करता है यानी 139 4A, B, 4C, 4D, 4E एंड 4F, वो व्यक्ति ITR 7 यूज़ करेगा। 4A में आपके सिंपल रिलीजियस पर्पस यानी चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस वाली कंपनीज आ जाती हैं। 139 4B में पॉलिटिकल पार्टी, 139 4C में आपके साइंटिफिक रिसर्च और उनसे रिलेटेड एजेंसियां, इंस्टीट्यूशंस और आपके हॉस्पिटल प्लस मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज एंड उनसे रिलेटेड अदर इंस्टीट्यूशंस आपके 139 4D में आते हैं और वो भी ITR 7 यूज़ करते हैं। 149 4E में आपके बिजनेस ट्रस्ट आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड वाले जो बिजनेस करते हैं जितनी भी कंपनियां वो ITR
7 यूज़ करती हैं क्योंकि 139 4F में फॉल कर जाती हैं। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।